ये टीका लगाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, टीका लगाओगे तो मर जाओगे, ये टीका लगाओगे तो गंभीर रूप से बीमार पड़ के अस्पताल में भर्ती हो जाओगे। और वही लोग जो बाहर ऐसी बातें कर रहे थे, अंदर खुद टीका लगा दे रहे थे, अपने घर वालों के लिए भी टीका बुक कर ले रहे थे। और बहुत सारे लोग जो टीका नहीं लगा पाए और टीका नहीं लगने के कारण से बहुत सारे लोग हमारे बीच में से चले गए, उनकी जान चली गई, क्योंकि उन्होंने भ्रम फैलाने का काम किया था। भाइयों बहनों, ये कोई मजाक बात नहीं है, ये बहुत खराब बात है। ऐसे लोगों ने उन सभी लोगों को जान से मारने का काम किया है, अपराध किया है, ये पाप किया है। ऐसी पार्टियों को माकूल जवाब देने का समय हमारे पास आ गया है। और 14 फरवरी के दिन जिस दिन वोटिंग होगी, ऐसे नेताओं को, ऐसी पार्टियों को हमने करारा जवाब देना है। वहीं दूसरी तरफ मोदी जी ने एक तरफ वैक्सीन दिया, दूसरी तरफ पूरे देशवासियों को, जो गरीब लोग थे, जो अपना काम नहीं कर पा रहे थे, धंधा नहीं कर पा रहे थे, कोई भूखा न रहे, कोई बिना खाने के न सोए, उसके लिए उन्होंने व्यवस्था करी। देश के 80 करोड़ लोगों को 2 टाइम का भोजन मिलता रहे, गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई। और गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से सभी को 1 यूनिट में 5 किलो राशन मुफ्त में देने की योजना चलाई। आज भी देश के अंदर ये योजना चल रही है। और अपने भी उत्तराखंड सरकार ने भी, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हैं, उन सभी के लिए हमने भी मार्च 2022 तक ये योजना चालू कर रखी है, जिसमें 10 किलो चावल और 10 किलो गेहूं देने का प्रावधान किया है। आयुष्मान भारत योजना में स्वास्थ्य कार्ड जिनके बन गए, उन सभी को 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में देने की योजना बनाई है। और ये योजना भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बनाई है। उनके नेतृत्व में अनेकों योजनाएं, घर घर में शौचालय बनाए गए हैं, सभी को फ्री के मकान दिए जा रहे हैं, सबको पक्के मकान दिए जा रहे हैं। उज्ज्वला का गैस का सिलेंडर लोगों के घरों में पहुंचा है। हमारी माताओं बहनों को आज ये गैस के सिलेंडर में भी जो है खाना पकाना, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा, उनको भी जो है उनके घरों में भी चूल्हे में रोटी बन रही है। ऐसे अनेकों कार्य स्वामित्व योजना के माध्यम से हो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान चलाने की बात हो, बालिकाओं को आगे बढ़ाने की बात हो, हमारी मातृशक्ति को आगे बढ़ाने की बात हो, स्वयं सहायता समूह को आगे बढ़ाने की बात हो, हर क्षेत्र में काम किए हैं। और जितनी भी योजनाएं उन्होंने बनाई है, वो सारी योजना गरीबों के लिए बनाई है। पहले के समय में जो योजना बनती थी, कुछ एक लोगों को ध्यान में रखकर बनती थी। और आज जो भी योजना बन रही है, वो केवल इसलिए बन रही है कि जो कहीं छूट गए हैं, जिनको आज किसी योजना की जरूरत है, किसी काम की जरूरत है, किसी सहायता की जरूरत है, उन सारे लोगों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी योजना बना रहे हैं। क्योंकि वो स्वयं गरीबी से उठकर आए हैं, उन्होंने गरीबी देखी है, उनके आगे पीछे कोई नहीं है, न घर है न परिवार है। उनके लिए तो सारा देश उनका घर है, सारे देश के लोगों के परिवार है। 24 घंटे में से 20-20 घंटे लगातार काम करते हैं और लगातार देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। कहीं केदारनाथ का मंदिर बनवा रहे हैं, कहीं बद्रीनाथ जी का मंदिर बनवा रहे हैं, बड़ी बड़ी सड़कें बनवा रहे हैं। आप उधम सिंह नगर में देख लीजिए, आप उधम सिंह नगर में आज रोडों का जाल बिछ गया है। इन्हीं रोडों पर आप चलते थे तो ये रोडें कैसी हुआ करती थी, कितने गड्ढे होते थे इन रोडों पर। आप यहाँ से टनकपुर जाइए, आप यहाँ से रुद्रपुर जाइए, या रुद्रपुर से काशीपुर जाइए, काशीपुर से हरिद्वार जाइए, या हरिद्वार से देहरादून जाइए, या बाया रामपुर होते हुए दिल्ली जाइए। आप जिस मार्ग पर जाएंगे उस मार्ग पर आपको चौड़ी सड़कें दिखाई देंगी। 4 लेन हाईवे, 2 लेन हाईवे, 8 लेन हाईवे, 16 लेन हाईवे, बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं। अभी भी बहुत सारी रोडें प्रस्तावित हो रही है। यहाँ से कैलाश मानसरोवर तक की यात्रा आने वाले समय में सड़क मार्ग से हुआ करेगी। आप सोचिए कि जब हम कैलाश मानसरोवर जाएंगे भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, अब हमको बाया नेपाल, बाया चाइना नहीं जाना पड़ेगा। अब हमको हमारे देश से यहीं से पिथौरागढ़ जाएंगे, धारचूला जाएंगे, उस रास्ते से सीधे कैलाश मानसरोवर। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है, जिनके बारे में हम सोचते थे पहले कि भगवान, हम कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, क्या मनोज यही कहते थे। और आज ये काम भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए पूरा कर दिया। वहां पर एक भव्य दिव्य और एक ऐसा मंदिर, ऐसा प्रांगण बन रहा है कि जो केवल हिंदुस्तान
हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि दुनिया के अलौकिक और पौराणिक रूपों से हर प्रकार से एक दिव्य मंदिर वहां पर बनने जा रहा है। काशी में मंदिर बन गया, अयोध्या में जाइए वहां काशी में, केदारनाथ जी में इतना बड़ा पुनर्निर्माण का कार्य हो गया है, कोई क्षेत्र छूटा नहीं है। आज धर्म की, संस्कृति की, अब स्वास्थ्य की बात, हमारे यहाँ पर हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। रुद्रपुर में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज चालू हो गया है, वहाँ हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। यहाँ उधम सिंह नगर में हमारे यहाँ पर जो सुविधा के लिए हम दिल्ली जाते थे, वो सुविधा के लिए अब हमको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। वो सुविधा हमको यही हमारे इच्छा में एम्स के रूप में मिलेगा। नई नई ट्रेनें चल रही हैं, नई ट्रेनें चल रही हैं। अब यहाँ से खटीमा से हमारे यहाँ से लखनऊ के लिए ट्रेन चल रही है, इलाहाबाद के लिए ट्रेन चल रही है। आने वाले समय में देश के किसी भी कोने के लिए हमारे भाई बंधु जो सेना में काम करते हैं, अर्धसैनिक बलों में काम करते हैं, एसएसबी में, बीएसएफ में, फौज में, या किसी रेलवे में नौकरी करते हैं, या किसी अन्य संस्थान में नौकरी करते हैं, उनको यहीं से सब सुविधा मिलती है। भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में काम हो रहा है। हम गरीबों की बात करें, गरीबों को ऊपर उठाने की बात करें, तो कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें काम नहीं हो रहा है। वो जितनी योजना बना रहे हैं सोच समझ कर बना रहे हैं। हमने भी तय किया है, अभी हमने संकल्प पत्र जारी किया है कि हम अब 1 साल के अंदर अपने गरीब परिवारों के लिए 3 सिलेंडर एलपीजी के मुफ्त रूप से देंगे। जो हमारे बेरोजगार भाई हैं, उन बेरोजगार भाइयों को हम 3000 रुपए प्रति माह उनको भत्ता भी प्रदान करेंगे। और नई सरकार के गठन होते ही 50,000 नौकरियों में तुरंत भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे, जिससे हमारे सभी नौजवानों को रोजगार मिलेगा। हमारी बहनें गर्भवती जो होंगी, उनको गर्भवती होते ही उनको 40,000 रुपए का अनुदान सहायता राशि के रूप में दिया जाएगा। किसान सम्मान निधि योजना में जो आपको आज जो 6,000 रुपया मिलता है, 6,000 रुपया में 2,000 रुपया मुख्यमंत्री सम्मान निधि का भी जोड़ा जाएगा। आज लव जिहाद जैसी घटनाएं हो रही है, हमारी बच्चियों के साथ तमाम प्रकार से जो है गलत हरकतें हो रही है, गलत काम हो रहा है, उनको बरगलाया जाता है। उसके लिए भी हम बहुत सख्त कानून लाने वाले हैं, और इतना सख्त कानून लाने वाले हैं कि आने वाले समय में 10 साल का कठोर कारावास उसमें करने वाले हैं। 10 साल से यहाँ पर अनाप शराब लोग आकर न बसे, यहाँ की जनसंख्या के घनत्व को न बिगाड़े। यहाँ बाहर से आ जाते हैं, कोई कहीं से आ जाता है, कोई कहीं से आ जाता है, किसी का पता नहीं होता है। जब कभी कोई बड़ी घटना करते हैं, बड़ी वारदात करते हैं, तब पता लगता है कि ये पहले गुंडे रहे हैं, बदमाश रहे हैं, अपराधी रहे हैं। ऐसे लोग उत्तराखंड में न बस पाए, उसके लिए हम एक कठिन ड्राइव लेकर आएंगे, उनकी जांच करेंगे। भाइयों बहनों, हर क्षेत्र में हम काम करेंगे। उत्तराखंड के अंदर जो हमारे कुमाऊं रीजन के जितने मंदिर हैं, उन मंदिरों को मानस खंड कॉरिडोर बनाएंगे और सारे मंदिरों को विकसित करेंगे, सारे मंदिरों का सौंदर्यीकरण करेंगे, उनमें जाने वाले सब रास्तों को बनाएंगे। ऐसे अनेकों कार्य कर रहे हैं। खटीमा क्षेत्र में आप सब लोग रहते हैं, यहाँ पर किसी जमाने में ITI नहीं होता था, आज यहाँ पर ITI है। एक ITI है हमारे नदन्ना में भी ITI चल रहा है, एक ITI अमाओं में भी चल रहा है, एक और ITI में तमाम तरह से बालिकाओं के लिए छात्रावास बना दिया, उनके लिए डाइनिंग हॉल बना दिया, और भी वहाँ पर स्टडी रूम बना दिया। ऐसे अनेकों कार्य वहाँ पर हुए हैं। आश्रम पद्धति यहाँ पर जो है पहले अमाओं में नहीं होता था, नया आश्रम पद्धति, बालिकाओं के लिए आश्रम पद्धति यहाँ बन गया। जो हमारा आश्रम पद्धति यहाँ पर चलता है रोडवेज बस अड्डे के सामने पुराने वाले, उसको जो है पूरी तरह से उसमें नया छात्रावास बना दिया है, शिक्षकों के लिए आवास बना दिया है। अभी 6.5 करोड़ रुपए की धनराशि से उसको नया बनाने का काम हो गया है। और एक बड़ा काम, हमारी जनजाति के बच्चे, थड़वाट के बच्चे, मैं बचपन से सोचता था कि ये बच्चे क्यों नहीं आगे निकलते हैं। मैं जब लखनऊ में पढ़ता था तो मैं सोचता था कि सब जगह के बच्चे निकल रहे हैं। हमारे यहाँ उत्तराखंड के अंदर 5 प्रकार की जो है ट्राइबल्स जातियां होती है, जनजातियां होती हैं, जिसमें थाड़ू है, बुकसार है, राजी है, भोटिया है, जौनसारी है। तो जौनसार के भी निकलते थे, राजी के भी निकलते थे, भोटिया वाले भी निकलते थे, लेकिन थारू और बुकसार से कोई नहीं निकलता। तब मैंने सोचा कि इसलिए नहीं निकलते हैं कि हमारे यहाँ पर कोई उनके लिए अच्छा संस्थान नहीं है।
कोई पढ़ाई करने के लिए अच्छा स्कूल नहीं है, अच्छा कॉलेज नहीं है, उनकी प्रारंभिक शिक्षा अच्छी नहीं होती है। उनकी अच्छी कैसे हो? मैं जब 2012 में इस क्षेत्र से पहली बार विधायक बनाया आप सब लोगों ने, मैं इस क्षेत्र से गया तो मेरे मन में हमेशा पीड़ा रहती थी, क्योंकि मेरा बचपन भी थड़वाट में भी बीता है। नगरातराई की एक थड़वाट होती थी, सबसे बड़ा घर होता था। वहां मैंने देखा कि उस जमाने में वहां शादियां होती थी, बरातें होती थी, रात रात भर शादियां आती थी, रात रात भर बरातें, समियाना लगता था, सर में जो है वो गैस लगा के मेंटल वाला जो है वो गैस रखते थे, उसमें बारात आती थी है। वहां सब में बड़ा बड़ा चारों तरफ पराल बिछाई जाती थी, और पराल बिछा के तो सब जो है वहां अपनी अपनी रजाई लेके बैठे होते थे। दूल्हा भी अपनी रजाई में कहीं सुपड़ा करता था, तो मैंने उस समय देखा दूल्हा भी वहां बैठा होता था। फिर खाना लगता था, एक पंगत में बैठते थे सारे, है झोली भात बनाते थे, उसमें वो मिर्च वाली जो है चटनी डालते, क्या बोलते हैं उसको ऐसे, हाँ जो बहुत कड़वी होती है, झोली भात में डालते थे, और घी भी डालते थे एक छोटी चम्मच से, एक छोटी चम्मच से घी डालते थे, क्या होता था बड़ी, हाँ तो छोटी चम्मच से डालते थे, और बड़ी मिर्च लग जाती थी। कभी कभी तो जो है मैं तो जब छोटा था मैं भी वही पंगत में बैठ जाता था, और मैं कहता था और डाल दो घी डाल दो, और खाता था, बहुत कड़वा लगता था, मतलब कि बहुत मिर्च लगती थी, नाक भी बहने लगती थी। मैं तो अपनी नाक की से पूछता ही रहता था उस समय छोटे में। अगले दिन जो है जब बारात वापस आती थी तो फिर वो जो है वो दुल्हन जो है बतासा और वो देती थी एक जो है पत्ते में, वो बोलते भौजी की क्या दारू बोलते थे, क्या बोलते हैं उसको, बहूजी की दारू, बहूजी की दारू। तो हमने देखा तो हम सोचते थे ऐसा क्या करें। जब मैं विधायक बना तो मेरे मन में इच्छा थी कि एक अच्छा संस्थान यहाँ हमारे जनजाति के भाई बहनों के लिए बनना चाहिए। तो मैंने भारत सरकार से पता किया, तो उन्होंने कहा कि आप अपने क्षेत्र में अगर जमीन उपलब्ध करवा सकते हैं तो हम आपको आवासीय एकलव्य विद्यालय दे देंगे। तो मैंने बड़ा प्रयास किया, 2012 से मैं 2017 तक प्रयास करता रहा, 5 साल तक, लेकिन मुझे उस समय जमीन नहीं मिल पाई, क्योंकि उस समय डबल ब्रेक की सरकार थी। एक ब्रेक लगा हुआ था, केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, एक ब्रेक, और दूसरा ब्रेक उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी, डबल ब्रेक रोकने वाली, यानी कि विकास के कामों को रोकने वाली सरकार थी। उस सरकार ने कोई काम नहीं होने दिया। उसके बाद हमने 2014 में आप लोगों ने प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी को बनाया, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, मैंने फिर से फाइल चलाई वहां, वो फाइल चलती रही, 3 साल तक फाइल चली, लेकिन उस पर काम नहीं हो पाया। केंद्र सरकार ने तो अपनी स्वीकृति दे दी, लेकिन राज्य सरकार ने हमको जमीन दी, 100 बीघा जमीन चाहिए थी। उसके बाद 2017 में जब आपने दूसरा ब्रेक भी हटाया, यानी कि एक ब्रेक पहले हटाया, दूसरा ब्रेक डबल ब्रेक जब हटा दिया, यहाँ भाजपा की सरकार बन गई, तो मैंने फिर जमीन के लिए खोजना शुरू करी, खोजने की कार्रवाई शुरू करी। तो हमको 100 बीघा जमीन यहीं पर मिल गई, तराई बीज विकास के मैदान के बगल में, कंजाबाग चौराहा, जिसका नाम अब मैंने महाराणा प्रताप चौक रख दिया है, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के नाम से जिस चौक का नाम रख दिया। वहां हमको 100 बीघा जमीन मिल गई, और मैंने फिर उसको प्रस्ताव को बढ़ाया। भारत सरकार ने भी स्वीकृति प्रदान कर दी, राज्य सरकार ने भी स्वीकृति प्रदान कर दी। आज हमारे यहाँ पर एकलव्य विद्यालय बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है, उसमें पढ़ाई भी शुरू हो गई है, बड़ी बिल्डिंग बन गई है, 15 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बन गई है। यहाँ पर हमारे बच्चों ने प्रवेश लेना भी शुरू कर दिया है, उस बिल्डिंग का हमने अभी उद्घाटन भी कर दिया है, दिसंबर के महीने में हमने उसका उद्घाटन भी कर दिया है। भाइयों बहनों, ये एकलव्य विद्यालय हमारे जनजाति के बच्चों के, उनके विकास में, उनकी शिक्षा में एक मील का पत्थर साबित होगा। अब इसमें से जो बच्चे भी इसमें से पढ़कर निकलेंगे, और ऐसा नहीं है कि इसमें कोई सोर्स से सिफारिश से ही किसी बच्चे का एडमिशन होगा। जिस बच्चे में भी योग्यता होगी, क्षमता होगी, चाहे वो गरीब किसान का बेटा होगा, रिक्शा चलाने वाले का बेटा होगा, तांगा चलाने वाले का बेटा होगा, मजदूर का बेटा होगा, हर किसी के बेटे को उसमें जो है प्रवेश लेने की छूट होगी, यानी कि उसको प्रवेश मिलेगा, उसको वहां एडमिशन मिलेगा। और जिसका एडमिशन हो जाएगा, वो एडमिशन होने के बाद 1 साल में उस बच्चे के ऊपर 3 लाख रुपया खर्च होगा। कितना? 3 लाख रुपया। अब कहीं आप लोग सोच रहे होंगे, मैं कह रहा हूँ 3 लाख रुपया खर्च होगा, कहीं हमको तो नहीं देना पड़ेगा। ये पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा, ये पैसा भारत की सरकार देगी, मोदी जी की सरकार देगी, हमारी सरकार देगी। भाइयों बहनों, उसमें एडमिशन लेने वाले बच्चे को
उसके कपड़े भी सरकार देगी, उसके खाने का खर्चा भी सरकार देगी, उसकी कॉपी किताबों की जो कॉपी किताबें होती हैं वो भी सरकार देगी। यानी कि रहना भी फ्री होगा, खाना भी फ्री होगा, पढ़ाई की पुस्तकें भी फ्री होंगी, कपड़े भी फ्री होंगे और पढ़ाई भी फ्री में होगी। और उसमें से जब बच्चे पढ़कर निकलेंगे तो बच्चे हमारे विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे। कोई अच्छा अधिकारी बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई पुलिस का अधिकारी बनेगा, कोई सिविल सर्विसेज में जाएगा, कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई बड़ा पत्रकार बनेगा, जिस क्षेत्र अर्धसैनिक बलों में जाएगा। वो जिस क्षेत्र में भी जाएंगे वो बच्चे इतने काबिल होंगे कि आने वाले समय में हमारी पूरी थड़वाट का नाम रोशन करेंगे। ऐसे अनेकों कार्य यहाँ पर हुए हैं भाई बहनों। मैं आपको बताऊं, ये सरकारी अस्पताल हमारा खुला है बगल में। सरकारी अस्पताल में इसमें हमने ऑक्सीजन का प्लांट लगा दिया है। MRI सीटी स्कैन मशीनें नहीं थी, सीटी स्कैन मशीनें लगा दी। पुराना वाला अस्पताल आप लोगों ने देखा होगा कैसा अस्पताल हुआ करता था, कितना गंदा होता था। उसमें पानी भरा रहता था, सीलन भरी होती थी, ठीक से सफाई नहीं होती थी। नया वाला सरकारी अस्पताल 100 बेड का, एक साथ 100 लोग एडमिट हो सकते हैं। कोरोना महामारी में हजारों लोग यहाँ पर एडमिट हुए, हजारों लोगों की जान बचाने का काम इस अस्पताल ने किया है। अब इसको हम 300 बेड का बना रहे हैं। यहाँ पर हमने ब्लड बैंक भी चालू कर दिया है। डॉक्टर नहीं थे, डॉक्टरों की कमी पूरी कर दी है। ब्लड जांचने वाली मशीनें नहीं होती थी, ब्लड जांचने वाली मशीनें ले आए हैं। तमाम प्रकार के एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सारी व्यवस्थाएं इसके अंदर हो गई है। आने वाले समय में और अच्छा बनने वाला है। आपके बगल में यही पहनिया में रोडवेज का बस अड्डा बन रहा है। आप देखेंगे तो रोडवेज का बड़ा बस अड्डा बन रहा है। 14 करोड़ रुपया उसके लिए स्वीकृत हुआ है। चकरपुर में हमारे बनखंडी महादेव बन चेतना मैदान में स्टेडियम बन रहा है। यहाँ पर आपने देखा होगा सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, इधर से भी चल रहा है, इस रोड पर भी चल रहा है, उस रोड पर भी चल रहा है, तीनों चारों रोडों पर चल रहा है। आपका बाईपास बन रहा है पहनिया से सीधे चकरपुर निकलने वाला। आने वाले समय में हमारे यहाँ पर जो झटकट से जो रोड ड्यूरी को जाती है, ड्यूरी से वो रोड वापस जब आएगी यहाँ से श्रीपुर, बिछवा, बगिया घाट होते हुए चकरपुर तक, और उधर हमारा 17 मील से नानक सागर कॉलोनी और नानक सागर कॉलोनी से बुटेली चौराहे होते हुए झनकैया की तरफ जाएगी और झनकैया से घूमते हुए नगरातराई, लोहिया हेड, चकरपुर, गन्ना सेक्टर तक आएगी। यानी कि 54 किलोमीटर का ये रोड माननीय नितिन गडकरी जी ने इस बार घोषणा कर दी है कि इसके लिए भारतमाला श्रृंखला में हमको इसका पैसा मिलेगा। भाइयों बहनों, अनेकों कार्य करें। डिग्री कॉलेज में M.Com, B.Com ये सारी परीक्षा, ये सब्जेक्ट नहीं होते थे, सब्जेक्ट खुलवा दिए। इसके साथ साथ युवा भाइयों के लिए हमने एक काम और किया है। यहाँ पर खटीमा में पहले परीक्षाओं के सेंटर नहीं होते थे। आप लोगों को कोई परीक्षा देनी होती तो इसके लिए कहीं बाहर जाना पड़ता था, अपना पैसा लगाना पड़ता था। हमने कहा कि अब ये नहीं करना पड़ेगा। अब ज्यादातर सेंटर हमने खटीमा क्षेत्र में ही उसके खोल दिए। अब परीक्षाएं हमारे खटीमा में ही होती है। तो अनेकों कार्य ऐसे कर रहे हैं। इस साल जैसे कोरोना महामारी आई, 1 साल की हमने आयु सीमा बढ़ाई है। कोरोना महामारी में हमने सारे परीक्षा शुल्क, जितने भी आप फॉर्म भरेंगे राज्य सरकार की तरफ से होने वाली जितनी परीक्षाएं हैं, उन सारी परीक्षाओं के हमने प्रवेश शुल्क बिल्कुल भी माफ कर दिए हैं, यानी निःशुल्क कर दिया है। पहले हम 50,000 रुपया देते थे। अगर UPSC की परीक्षा में, NDA की परीक्षा में, CDS की परीक्षा में, लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाली परीक्षाओं में कोई पास होता था प्री एग्जाम, मेन एग्जाम की तैयारी के लिए हमने उसके लिए 50,000 रुपये का प्रावधान किया था। अब हमने इसको बढ़ाकर अपने संकल्प पत्र में उसको 1 लाख रुपया कर दिया आगे पढ़ाई के लिए। हम अनेकों कार्य कर रहे हैं भाई बहन। मैंने खटीमा का भी बताया, यहाँ का भी बताया। उत्तराखंड राज्य को हम हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने वाले हैं। अब मुसीबत है कि चुनाव आ रहा है और चुनाव के समय में सब आते हैं। आपके बीच में बहुत लोग आए होंगे, अभी 1-2 दिन और आएंगे, उसके बाद फिर दिखाई नहीं देंगे। चुनाव में कई लोग कहेगा, मैंने सुना था पिछले दिनों के लोग कह रहे थे कि भाई पुष्कर सिंह धामी को वोट दोगे तो तुम्हारी जमीनों पर कब्जा हो जाएगा। ऐसी बात आई क्यों? अब बताइए, आप भारत का संविधान कोई बदल सकता है क्या? मैं 10 साल से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ हूँ। मैंने तो हमेशा जमीनें बचाने का काम किया है। मेरे से पहले तो यहाँ जमीनों में गोलीबारी होती थी, मारकाट होती थी, हत्याएं होती थी, कब्जे होते थे। जब से मैं विधायक बना, सारे लोगों की सारी हरकतें बंद हो गई और एक जगह पर शांति का वातावरण। हमने कहा कि अब पूरा, लेकिन चुनाव तो 4 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन इस प्रकार की अशांति फैलाने का काम, वैमनस्यता फैलाने का काम, ऐसे लोग आते हैं। मैंने आपके सामने खड़े होकर आपको बताया कि मैंने इतने सारे काम किए और ये काम, इसका श्रेय मैं अपने आप को नहीं देता हूँ, ये श्रेय मैं खटीमा क्षेत्र की महान जनता को देता हूँ, जिन्होंने मुझे बना कर भेजा। और आज मैं बना हूँ तो खटीमा क्षेत्र की जनता की बदौलत बना हूँ। तो जब हम इतने काम कर रहे हैं
आज हम किसी एक जाति विशेष के लिए क्यों इस प्रकार का काम करेंगे? केवल वोट लेने के लिए कुछ लोग हमारे समाज के अंदर, दूसरे समाज के अंदर लोगों को बरगलाने का भी काम हो रहा है। इसलिए हमने कहीं भी किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। इस बार मुझसे लोग पूछते हैं कि इस बार खटीमा का चुनाव में आप जो है कम दिखाई दे रहे हैं, आप तो बाहर जाते हैं, पूरे उत्तराखंड में जा रहे हैं, खटीमा के चुनाव में कौन खड़ा है? खटीमा का चुनाव कौन लड़ रहा है? तो मैंने कहा इस बार खटीमा के चुनाव में खटीमा क्षेत्र की जनता खड़ी है। इस बार का चुनाव खटीमा क्षेत्र की जनता लड़ रही है, क्योंकि ये खटीमा क्षेत्र के विकास का चुनाव है, ये खटीमा क्षेत्र के हमारे बच्चों के भविष्य का चुनाव है, खटीमा क्षेत्र की उन्नति का चुनाव है। और हमारी सभी जातियों का, चाहे अनुसूचित जाति है, जनजाति है, पिछड़ी जाति है, अगड़ी जाति है, सामान्य जाति है, सारी जातियों का चुनाव है, सब पूरे खटीमा का चुनाव है। मेरे से पूछते हैं कई बार पत्रकार कि आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? तो मैं कहता हूं इस बार मेरा खटीमा जीतेगा। इस बार के चुनाव में सारे लोग मिलकर खटीमा को जिताने का चुनाव करेंगे। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं आप सब लोग काम कर रहे हैं। मुझे बताया कि आप सब लोग, गौरव जी ने और इन लोगों ने बताया, मंत्री जी ने, कि आप लोग बड़ी संख्या में सब लगे हुए हैं, माताएं बहनें लगी हैं, मेरे नौजवान साथी सब लगे हैं। तो मैंने कहा मैं सबसे मिलना भी चाहूंगा और आपसे मिलकर मुझे आपकी काफी प्रसन्नता हो रही है कि इतनी बड़ी टीम काम कर रही है। अब तो मुझे लगता है कि सारी की सारी खबर की चर्चा हो रही है और मुझे कोई संशय नहीं है। 14 तारीख में हम 2 दिन बचे हैं, आज का दिन भी चला गया, 13 और 14। हम नौजवानों के लिए काम कर रहे हैं, हम मातृशक्ति के लिए काम कर रहे हैं। मातृशक्ति के जितने भी हमारे जो स्वयं सहायता समूह है, उन सब स्वयं सहायता समूह को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। 6-6 माह का हमने उनका जो ब्याज होता है वो सरकार की तरफ से भरने का निर्णय लिया है। 5 लाख रुपए तक का ऋण है, 5 लाख रुपए तक का ऋण उनका हमने बिना ब्याज के देने की व्यवस्था करी है। महिला मंगल दल है, युवक मंगल दल है, सभी को हमने प्रोत्साहन राशि दी है 2-2 हजार रुपए हर महीने के हिसाब से। भाइयों बहनों, कोई क्षेत्र ऐसा बचा नहीं है, हम हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूँ कि 14 फरवरी के दिन के लिए 2 दिन बचे हुए हैं। आज से आप लोगों को आज, कल और परसों और शाम को 6 बजे तक 14 तारीख को बिल्कुल एकदम प्रण ले लेना है, एक संकल्प ले लेना है कि हम अपने अपने स्थानों पर जीतेंगे। हम मोदी जी को जिताएंगे, हम भाभी जी को जिताएंगे, हम अपने आप को जिताएंगे। क्योंकि आप अपने क्षेत्र में जीतेंगे तो आप ही जीतेंगे, वहां पर कोई और नहीं जीतेगा, वहां पर आप ही जीतने वाले हैं। और जब जिस दिन हमारे यहाँ का रिजल्ट निकलेगा उस दिन हमारे इस क्षेत्र का नंबर 1 स्थान आना चाहिए। और देखिए, सवेरे से लेके आपको स्वयं अपना वोट तो डालना ही डालना है, अपने साथ साथ सबको समझाना है, सबको बताना है, नातेदारों को, रिश्तेदारों को, मित्रों को, अपने साथियों को, सबको, हितुओं को, गुरमा, टप्पर, सारे लोगों को बताना है कि भैया एक एक वोट इस बार गिन गिन के सवेरे से लेके शाम तक कमल के फूल वाले बटन को दबाना है, एक एक वोट डालना है। और वोट इतने डालने कि शाम होने तक वो जो कमल के फूल वाला बटन है ना, वो बटन ही अंदर चला जाए। और जब 10 मार्च को रिजल्ट निकले तो 10 मार्च को रिजल्ट निकले, जितने काम हमने बताए वो सारे काम तब होंगे जब लक्ष्मी जी आएंगे। और लक्ष्मी जी को लाने के लिए 14 फरवरी को कमल के फूल वाला बटन दबाना है, उसको अंदर डाल देना है। और 10 तारीख को लक्ष्मी जी आए, इसलिए वो डब्बा जब खुले तो उसमें से कमल ही कमल निकला, उसमें बैठ के लक्ष्मी जी मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग आज की रात में भी पहरा करेंगे, कल को भी पहरा करेंगे और परसों भी पहरा करेंगे। अब 3 रात आपको पहरा करना है और चौथी रात को कमल में बैठाकर लक्ष्मी जी को लाने की तैयारी करनी है। इतना ही मैं आप सब लोगों से कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की, भारत माता की।